नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और अर्जुन टीचिंग में आज आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के दूसरे हिस्से विराम चिन्ह और उसके प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे बच्चों। विराम चिन्ह, विराम मतलब क्या होता है? विराम मतलब होता है रुकना, ठहरना। तो विराम का अर्थ क्या है? विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? देखो बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना और ठहरना। मतलब वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया जाता है, साइन का, और इसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे हम लिखा है, बातचीत करते समय अपनी बात पे बल देने के लिए थोड़ा देर रुकते हैं, तो रुकने की इस प्रक्रिया को विराम करते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं, और लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्ह के बदलने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अभी देखिए विराम चिन्ह का महत्व क्या है, इसका मैं उदाहरण आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, उसे रोको मत जाने दो। तो उसे रोको के बाद मैंने कॉमा का प्रयोग किया है, ठीक है। अंग्रेजी में जिसे आप कॉमा कहते हैं, हिंदी में उसे आप अल्पविराम कहते हैं। तो कॉमा, उसे रोको मत जाने दो। वहीं पे जब दूसरी बार में कॉमा में अलग लगाता हूँ, उसे रोको मत जाने दो। तो देखिए, पहले वाक्य में उसे रोकने की बात कह रही है, कहा जा रहा है, मत जाने दो कहा जा रहा है, और दूसरे बार वाक्य में कहा जा रहा है कि उसे रोको मत, मतलब जाने दो। तो दोनों का अर्थ इस कॉमा, इस विराम चिन्ह की वजह से, अल्प विराम की वजह से बदल गया है। तो इतना महत्व होता है विराम चिन्हों का। तो आज हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार है बच्चों, बहुत सारे प्रकार है विराम चिन्ह के, लेकिन मैं यहाँ पर जो मूलभूत मुख्य मुख्य 11 विराम चिन्ह हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पे किया जाता है। जैसे वाक्य खत्म हो गया तो वह पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, ये एक वाक्य मैंने बोल दिया तो पूर्ण विराम हो गया। फिर दूसरा है अल्प विराम यानी कॉमा। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर के लिए, जैसे अरे हाँ देखो उमा से कह देना ज़रा करीने से आए, है ना बच्चों। तो देखो, अरे हाँ देखो उमा से कह देना ज़रा करीने से आए। अगर मैं कॉमा के बिना पढ़ता हूँ, अरे हाँ देखो उमा से कह देना ज़रा करीने से आए, तो बच्चों यहाँ पे मैं कहीं रुका नहीं, कुछ समझा नहीं। अरे हाँ देखो उमा से कह देना ज़रा करीने से आए। तो ये अल्प विराम का प्रयोग है, जहाँ पे मैं कुछ समय के लिए विराम लेता हूँ। अर्ध विराम, ये अर्ध विराम जो होता है पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा, यानी फुल स्टॉप से कम और कॉमा से ज़्यादा। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर के लिए रुकना हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। सभा सोसाइटी में सभी जाते हैं, मैंने वाक्य ख़त्म किया, थोड़ा रुका हूँ, लेकिन अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुका हूँ। तो सभा सोसाइटी में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, तो ये इस तरह से अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। बच्चों, इससे क्वेश्चन मार्क पहले पता चल जाता है। क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ये गाय क्या आप लोगों की है? अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किए बिना वाक्य बोलूँ तो क्या बोलूँगा? यह गाय क्या आप लोगों की है। और जब मैं प्रश्न के रूप में इसका अध्ययन करूँगा या इसका वाचन करूँगा तो यह गाय क्या आप लोगों की है, ऐसे। तो क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है योजक चिन्ह। बच्चों, योजक चिन्ह क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कई वक्त ना माता पिता, ऐसे तुरंत इसका इस्तेमाल करते हैं, माता पिता। हाइफन इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, हाइफन। तो योजक चिन्ह यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, तो पढ़े लिखे एक साथ आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं लेकिन हाइफन के साथ, योजक चिन्ह के साथ। तो ऐसे शब्दों में हम योजक चिन्ह लगाते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का मतलब क्या होता है बच्चों? विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटरजेक्शन, और यू कैन से एक्सक्लेमेशन। जैसे हर्ष यानी खुशी, शोक, घृणा, विस्मय, हैरानी, भय, यानी इमोशंस को जब हम प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं वाक्य में, तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत। अद्भुत यानी मैं हैरान हूँ ऐसे सीन को देखने के बाद, अद्भुत। तो जब मैं हैरानी प्रकट कर रहा हूँ, अपने भाव प्रकट कर रहा हूँ, तो विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो आनंद आ गया, सचमुच अद्भुत, आनंद आ गया, इस तरह का प्रयोग। अरे तुम यहाँ कैसे?
तो अरे उसके बाद में विस्मयसूचक चिन्ह लगाऊंगा। तो ये छी, कितनी गंदी बात तुमने कही, तो छी। उसके बाद चूंकि मैं इमोशन अपने प्रकट कर रहा हूँ, घृणा प्रकट कर रहा हूँ, छी, तो उसके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन लगाऊंगा। तो जैसे पता चलता है कि बोलने वाला इस तरह से अपने भाव को प्रकट कर रहा है। फिर सातवां है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह बच्चों मतलब सिंगल इनवर्टेड कॉमा आप कहते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग किया। जब हम स्पेशल किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसलिए सिंगल इकहरा उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला उनका मुख्य उपनाम है जिसके नाम से जाना जाते हैं। तो मुझे इस बात को ज़रा स्पेशल ढंग से बताना है, निराला तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक है, तो निराला बताने के लिए मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया है। इसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह। बच्चों ये तो पता ही है आपको, दोहरा उद्धरण यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं इसे, अवतरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अपने भाई को संदेश दे रहा हूँ कि माँ ने तुम्हारे लिए कुछ कहा है, तो भाई ने पूछा क्या, तो मैंने कहा माँ ने कहा है कल तुम्हें घर जल्दी आना है। तो ये माँ का जो वाक्य है, माँ के कहने का जो शब्द है, सेम टू सेम मैंने अपने भाई को बता दिया है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रयोग किया जाता है, ज्यों का त्यों। यहाँ पे उदाहरण दिया मैंने, मैं पहले ही पूछ लेता क्या भोग क्या क्या लगेगा, तो ज्यों का त्यों सेंटेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो डबल उद्धरण चिन्ह में। विवरण चिन्ह बच्चों, ये विवरण चिन्ह क्या होता है, इसको साइन ऑफ फॉलोइंग भी कहते हैं, यानी आदेश चिन्ह। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो, डेफिनेशन देनी हो, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कई बार वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो पाइथागोरस का प्रमेय है यानी थियरम पाइथागोरस, तो उसके बाद विवरण चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद हमको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो मैंने जैसे लिखा है, विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब मैं इसको और विस्तार में जाने वाला डिटेल में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे विवरण चिन्ह लगाया है, विवरण चिन्ह यानी साइन ऑफ फॉलोइंग। अब मैं इसको फॉलो करूँगा। क्या है वो भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, इस तरह से। फिर अगला है कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट। बच्चों बताइए आपको कोष्ठक चिन्ह क्या होता है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए, नाटक में जब कैरेक्टर बोलता है तो हंस कर बोल रहा है कि रो कर बोल रहा है, इस बात को मैं ब्रैकेट में यानी कोष्ठक चिन्ह में दर्शाता हूँ। देखो अगला उदाहरण में दिया, रामस्वरूप ये कैरेक्टर है, वो चौंक कर बोल रहा है बिजनेस, फिर समझ कर बोल रहा है ओह अच्छा अच्छा। तो चौंक कर ये बताने के लिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, फिर समझ कर ये बताने के लिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन मार्क लगाया तो बिजनेस क्वेश्चन मार्क के रूप में, फिर समझ कर, समझा ब्रैकेट में लिखा, ओह अच्छा अच्छा ऐसा। उसके बाद है लाघव चिन्ह। बच्चों लाघव चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे आपको दिया गया है। लाघव चिन्ह का मतलब ये है जो एक छोटा सा डॉट आप देख रहे हैं, यानी एब्रीविएशन साइन इसको कह सकते हैं। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जैसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े तो उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम डॉ लिखते हैं ना। पंडित, पंडित को प लिखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया देखो, पंडित के स्थान पे पंडित प, जिला के स्थान पे जी, डॉक्टर के स्थान पे डॉक्टर लिख देते हैं। तो ये लाघव चिन्ह लगा के हम शॉर्ट में बात अपनी बता देते हैं। उसके बाद है, अब 11 टाइप होने के बाद अब मैं यहाँ पे अभ्यास ले रहा हूँ, आप लोगों का प्रैक्टिस देख सकते हैं आप खुद ही। बच्चों यहाँ पे जो अभ्यास के रूप में जो वाक्य दिए गए हैं वो पाठ से उद्धृत किए गए हैं, चैप्टर से उद्धृत किए गए हैं, अलग अलग पाठ से आपकी किताबों से। तो उसी आधार पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, जैसे लेखक ने किया है अपने हिसाब से। तो भी आप समझ सकते हैं कि लेखक ने विराम चिन्ह क्यों लगाए हैं। जैसे लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ पड़ी, तो सिहरन से एक जॉइंट वर्ड है बटून, इसमें योजक चिन्ह लगना चाहिए, और दौड़ गई पूर्ण विराम। मैं बात खत्म करता हूँ यहाँ पे कि लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, तो बात खत्म, पूर्ण विराम। सिहरन सी दो शब्द साथ में आते हैं अक्सर, इसलिए योजक चिन्ह। फिर है, तो दूध न देने की सजा उसे लाठियों से दी गई। ये लक्ष्मी पाठ से लिया गया है बच्चों। तो दूध न देने की सजा उसे लाठियों से दी गई, असल में प्रश्न पूछता है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। उसके बाद है, सिरचन ने मुस्कुरा कर कहा। अब कहा मतलब वो डायलॉग मारने जा रहा है, तो कॉमा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी दोहरे अवतरण चिन्ह में, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। तो सिरचन मुस्कुरा कर कहा, कॉमा दोहरे उद्धरण चिन्ह में, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, बात खत्म, इसलिए पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा पे क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह को। फिर चौथा है, जाने दे बेटी जी छोटा ना कर। तो जाने दे बेटी जी छोटा ना कर, यहाँ पे चूंकि वो अपनी इमोशन बता रही है बेटी के लिए, बेटी को कह रही है कि वो अपना जी छोटा ना करे, दुख को वो ना करे, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया गया है।
यानी साइन ऑफ इंटरेक्शन, यानी विस्मय सूचक चिन्ह का। जाने दे बेटी, जी छोटा न कर, ऐसे। उसके बाद है ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो देखो ऐसी कारीगरी, रुका मैं, कॉमा, ऐसी बारीकी, रुका मैं, कॉमा, है ना, यानी अल्प विराम। तो ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, ऐसा काम पहली बार देख रहा था, बात खत्म, पूर्ण विराम। ये छठा, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो प्रिय प्रवास चूंकि किताब का नाम है बच्चों, इसलिए मैंने उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, किताब का नाम प्रिय प्रवास। फिर खड़ी बोली का प्रथम का महाकाव्य है, यहाँ वाक्य खत्म, पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप। फिर सातवां है, हम आपस में कितना भी लड़ें टकराएं, बाहरी शत्रु के लिए एक ही हैं। तो उत्तर, हम आपस में कितना भी लड़ें, कॉमा, रुका, टकराएं। अब टकराएं के बाद मेरी बात थोड़ी अल्प विराम से ज़्यादा रुकती है और पूर्ण से कम। तो लड़ें टकराएं, बाहरी शत्रु के लिए हम एक ही हैं, पूर्ण विराम। तो यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग भी किया गया है। और आठवां है, शायद ये अंतिम है, गोपाल प्रसाद उमा से। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, तो गोपाल प्रसाद किससे कह रहा है, उमा से कह रहा है, तो उमा को मैंने ब्रैकेट में रखा। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, पेंटिंग वेंटिंग दो वर्ड साथ में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे योजक चिन्ह, और है प्रश्न पूछ रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये विराम चिन्ह यहाँ पे ख़त्म होता है। विराम चिन्ह बड़ा आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, और ख़ुद भी अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कहाँ पे हम रुक रहे हैं, कहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कहाँ पे हम अपने भाव, दुख, हैरानी, घृणा प्रकट कर रहे हैं, कहाँ पे दो शब्दों का साथ में प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पे हम किसी के डायलॉग को इस्तेमाल कर रहे हैं सेम टू सेम, उसी तरह से कहाँ पे हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कुछ चीज़ बताना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे लाघव चिन्ह हम लगा रहे हैं, जैसे डॉक्टर, पंडित, ऐसे जैसे हमने बताया था। तो ये खुद ही समझनी होती है और समझ के इसको उतारना होता है। इसमें कई बार गलती भी हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपसे गलती नहीं होगी। इसलिए आप इसका अभ्यास करिए, खुद से प्रश्न हर किताब में, हर पाठ में कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, उसे अपनी किताब में नोटबुक में उतारिए, उसका अभ्यास कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कहाँ पर कॉमा क्यों आया है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आया है, कहाँ पे योजक चिन्ह क्यों आया है, कहाँ पे पूर्ण विराम क्यों आया है ना। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आज का व्याकरण समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको। धन्यवाद, शुक्रिया, ध्यान रखिए।